हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। जैसे कि आप सबको पता है, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की जो सीरीज़ है हमारी चल रही है और उसमें हमारी जो वीडियोस हैं टेस्ट ऑफ सीमेंट्स, वो वाली जो हमारे टॉपिक है वो चल रहा है। और टेस्ट ऑफ सीमेंट में हमने 3 टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंस टेस्ट पढ़ चुके हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ चुके हैं और सेटिंग टाइम टेस्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ेंगे। अगर हम स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें तो स्ट्रेंथ टेस्ट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अपने पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, एक होता है अपने पास टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अभी जो बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। मैं आपको पहले थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूंगा, उसके बाद हम बोर्ड पे चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है वो हम क्यों करते हैं? हमें क्या करना है, मेरे पास जो सीमेंट है हमें उसकी क्या निकालनी है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है। पहली बात है कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए करते हैं। अब मेरा जो सीमेंट है वो क्या उतना लोड ले पा रहा है? मेरा जो सीमेंट है जब उसको मैं यूज कर रहा हूं तो वो क्या उतना, उसकी स्ट्रेंथ उतनी है, वो उतना लोड बेयर कर पा रहा है या नहीं? वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं, टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक मोटार बनाना है, हमने क्यूब में डालना है। वो मैंने लिखा है डायमेंशंस में, आपको बताऊंगा, एक ओवरव्यू दे रहा हूं। मुझे क्या करना है, कुछ अमाउंट का सीमेंट लेना है। सपोज 200 ग्राम मैंने सीमेंट लिया तो 600 ग्राम मैंने क्या ले लिया? सैंड ले लिया 1:3 की रेशियो में। और उसको क्या किया? मिक्स करके अच्छी तरह से किस में डाला? मोल्ड में डाला। मोल्ड का साइज कितना होगा? 70.6, ठीक है। क्यूब डाला, डालने के बाद उसको अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करना है। कॉम्पैक्ट करके डालने के बाद क्या करना है? कॉम्पैक्ट करना है। कॉम्पैक्ट करने के बाद वो जब क्यूब की फॉर्म में बन जाएगा फिर उसको क्या करना है? इमर्ज करना है। किसमें? पानी के अंदर डाल देना है मुझे। क्यूरिंग करनी है उसकी। क्यूरिंग क्यों करी? ताकि उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा हम बढ़ा सकें। क्यूरिंग करने के बाद उसको निकालना है। निकालने के बाद उसको क्या करना है? यूटीएम मशीन में, आपने कॉलेज के टाइम पे जब अगर आपने बीटेक ग्रेजुएट हो या फिर डिप्लोमा होल्डर हो तो आपने कॉलेज में किया होगा, हम उसको यूटीएम मशीन में रखते हैं। यूटीएम मशीन में रखने के बाद उस पर क्या करते हैं? लोड को अप्लाई करते हैं और फिर क्या होता है? एक टाइम पीरियड पे उसका फेलियर हो जाता है। जिस लोड पे उसका फेलियर होता है वो लोड हमने क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है। अब जो क्यूब का क्या है एरिया, जिस सरफेस एरिया पे लोड लग रहा था वो एरिया निकालना है और कितने लोड पे वो ब्रेक किया उन दोनों को डिवाइड करना है। क्योंकि हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। तो मुझे क्या पता लग जाएगा? मेरे को पता लग जाएगा मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस क्यूब की कितनी है। तो क्या होता है, जब हम साइड पे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बोल देते हैं कि जो मेरा सीमेंट है या मेरी जो स्ट्रेंथ है इसकी कंप्रेसिव इतने से कम नहीं होनी चाहिए या इतने से ज्यादा हो तो ही चलेगी। तो इस तरह से कुछ क्राइटेरिया दिया होता है, तो उसके लिए हम साइड पे इसको टेस्टिंग इसकी करते हैं। अब आते हैं बोर्ड पे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करूं और पहला हमारे पास आया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मैंने बताया आपको क्या चेक करने के लिए काम करते हैं। हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए काम करते हैं। मोटार बनाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या रेशियो आएगी? 1:3 रेशियो आएगी, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कितना क्यूब यूज करेंगे? 70.6 mm का क्यूब यूज करेंगे। अब एक और ऑब्जेक्टिव आता है। अब मैंने आपको बोला था कि कंसिस्टेंसी टेस्ट, जो पी था, वो जो पी चल रहा है कंसिस्टेंसी से, वो कहां तक चलेगा? अपना कहां तक चलेगा? साउंडनेस टेस्ट चलेगा। अपने पास कहां कहां काम आया? वो इनिशियल सेटिंग टाइम में भी काम आया। कंसिस्टेंसी टेस्ट मतलब पी इनिशियल, उसमें क्या था? मैंने कल आपको वैल्यू कराई थी 0.85 पी, उसमें 85% वाटर था। अब इसमें क्या हो रहा है? P/4 + 3% पानी। कितना? पी क्या हो गया? ये वो पी जो क्या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए बनाने के लिए काम आ रहा है, उसमें क्या ऐड करना है? P/4 + 3%। ये हमारा क्या हो गया? वाटर ऐड करना है। मैंने सीमेंट, सैंड और वाटर को मिला के क्या बना दिया? सीमेंट पेस्ट में। और किस में डाल दिया? मोल्ड में डाल दिया। मोल्ड में डालने के बाद क्या किया? इसको यूटीएम मशीन में, किसमें? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हमने रखा। रखने के बाद क्या किया? उस पर लोडिंग लगाई। कितनी? 35 Nm² पर मिनट। क्या लगाई? लोडिंग लगाई। लोडिंग लगाने के बाद क्या हुआ? वो किसी लोड पे क्या हुआ? ब्रेक हुआ। उस लोड को मेजर किया और लोड को क्या, रीडिंग को नोट डाउन किया, डिवाइड बाय एरिया किया, तो मेरे पास क्या आ गया? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आ गया। क्या गया? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। किसकी? उस क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उस सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमने यूज करनी थी। अब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स में वो कुछ चीजें पूछता है, तो वो भी मैंने आपको बोर्ड पे लिखाई हैं। तो पहले मैं यहां तक बताया, तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है इसका क्या, कोई एग्जाम देते हो या एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो वहां पहला ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? इस क्यूब का साइज पूछता है वो। दूसरा आएगा लोडिंग रेट पूछता है। लोडिंग रेट
और क्या आता है, वाटर की रेशियो पूछता है, कितनी % वाटर डालेंगे। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव यहां से भी आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव यहां से आते हैं। अब क्या पूछता है वो, अब आपने ग्रेड ऑफ सीमेंट पढ़ा होगा, एक होता है अपने पास OPC 33, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 33। व्हाट इज दिस 33? ये 33 जो लगा है इसका मतलब है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। बताता हूं कैसे। मैंने क्या किया, उस क्यूब को 28 दिन बाद, उस क्यूब को 28 दिन बाद टेस्ट किया। मैं तो क्या किया मैंने, अब मैं आपको जनरल बताता हूं। मैंने क्या किया, साइड पे था मैं, सीमेंट था, मेरे को क्या किया, सीमेंट लिया, वो सब किया जो मैंने आपको बताया, सीमेंट और सैंड का मोटार बना के क्यूब बनाए। मैंने कितने क्यूब बनाए, 3 क्यूब बनाए। कितने बनाए, 3 क्यूब। अब 3 क्यूब बनाए तो मैंने क्या किया, उसको इमर्स कर दिया पानी में, क्यूरिंग करने के लिए रखा। क्यूरिंग करने के रखने के बाद मैंने क्या किया, पहले 3 दिनों बाद एक क्यूब मैंने टेस्ट किया 3 डेज, मतलब ग्रेड कौन चल रहा है, OPC 33। मैंने जो सीमेंट यूज किया कौन सा, OPC 33 ग्रेड का यूज किया। मैंने क्या किया, पहले 3 दिन बाद, जब मैं डालने के बाद 3 दिन बाद उसी मोल्ड को टेस्ट किया UTM में, तो मेरी स्ट्रेंथ कितनी आई, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मतलब कितनी आई, 3 दिन बाद 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सेम मटेरियल से मैंने तीन बनाए थे ना, मैंने जो क्यूब बनाए थे 3 बनाए थे, पहले मैंने 3 दिन बाद चेक कर लिया, फिर दूसरा क्यूब लिया, उसको 7 दिन बाद टेस्ट किया, फिर तीसरा क्यूब लिया, उसको 28 दिन बाद टेस्ट किया। अब जो स्ट्रेंथ उसकी 28 दिन वाली स्ट्रेंथ होगी ना, वो ये 33 है, वो ये 33 है, मतलब OPC 33 मतलब 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसको लर्न कर लेना, क्योंकि इस टेबल में से बहुत बार क्वेश्चन वो पूछता है। अब क्वेश्चन कौन कौन सा आ चुका है, उसने 16 वाला तो पूछा है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, आपने क्या करना है, ट्रिक बताता हूं इसको लर्न करने की। OPC 33 है, OPC 43, OPC 53। 33, 43 और 53 क्या है, इसकी 28 डे स्ट्रेंथ है। क्या है, 28 डे स्ट्रेंथ है। तो मैंने लिख दिया 33, 43, 53। अब वो अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछेगा 28 डे स्ट्रेंथ, वो पूछ लेगा आपको 7 डे स्ट्रेंथ, वो पूछ लेगा 3 डे स्ट्रेंथ। तो याद रखना, जब उसने क्वेश्चन में 3 दिन की स्ट्रेंथ पूछ ली, जो 33 होगा उसका 50% वाली, जो मतलब जो 28 दिन की स्ट्रेंथ होगी उसकी 50% कौन से दिन निकलेगी, 3 डेज। तो मैंने लिखा हुआ है 50%। अगर 33 का 50% करते हैं तो कितना आएगा, 16। ठीक है, राउंड नियर अबाउट आएगा, नियर अबाउट। ऐसे आइडिया बता रहा हूँ, ऐसे होता नहीं, बट मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ इस टेबल को लर्न करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है 33, 43, 53, तो आप इसके नियर अबाउट वैल्यूज निकाल सकते हो और ऑब्जेक्टिव में उसको क्या करते हो, नियर अबाउट वैल्यू को क्या करते हो, टिक कर सकते हो। अब OPC की कितनी होती है, 28 दिन में 33 होती है, 7 डेज में 22 होती है, अपने पास 3 डेज में 16 होती है। वैसे ही 43 की क्या होती है, 28 दिन में 43 होती है, फिर कितनी होती है, 33 होती है, फिर 23 होती है। वैसे ही 53 की कितनी होती है, 53 कितनी होती है, अपने पास 53 होगी 28 दिन में, 7 डेज में 37 होती है, अपने पास 3 डे में कितनी होती है, 27 होती है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको क्या लिखना, 27 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी होती है, 27 होती है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव जितने भी आते थे वो सारे इसमें से बता दिए। अब एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वो अब ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे हर बच्चे को पता होगा। जैसे मैं सीमेंट को अगर सीमेंट स्टोर में स्टोरेज करता हूँ, उसको स्टोर करता हूँ, जितना टाइम मैं सीमेंट की स्टोरेज का बढ़ाता जाऊंगा उतनी मेरी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सपोज मैंने क्या किया, सीमेंट लिया, मैंने सोचा सीमेंट स्टोर में इसको स्टोर कर 3 महीने बाद निकाल रहा हूं। कितने महीने बाद, 3 मंथ्स। मैंने 3 मंथ्स रखा उसको, तो मतलब मेरी स्ट्रेंथ कितनी डिक्रीज हो गई, 20% स्ट्रेंथ मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20% स्ट्रेंथ मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब मैंने सोचा कि मैंने 3 महीने बाद नहीं, मैंने 24 महीने 2 साल बाद देखा, कितने, 2 ईयर्स बाद देखा, तो उसकी 50% स्ट्रेंथ तो पहले ही कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 50% स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना, सीमेंट की स्टोरेज के कारण भी उसकी स्ट्रेंथ को क्या होता है, लॉस होता है। उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये तो आता अपने पास क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब नेक्स्ट अपने पास कौन सा आएगा, नेक्स्ट आएगा अपने पास टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। सेकंड हम देख लेंगे, वो स्ट्रेंथ टेस्ट में ही आएगा। स्ट्रेंथ टेस्ट में कौन सा आएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो अभी नेक्स्ट करेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। सो गाइस, नेक्स्ट अपने पास आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, कौन सा टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो एक बात आपको बता दूं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जब भी दिमाग में आए तो याद रखना कितना होता है, 10 to 15%। 10 to 15% किसका होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहां से निकल जाता है अपना कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है वो 10 से 15% होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का। ठीक है,
तो इसमें करते क्या है, देखो बेसिकली इसमें क्या लेते हैं हम, जो उसमें क्या लिया था हमने, मोल्ड लिया था किसका, क्यूब का। तो इसमें जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं ब्रिकेट टेस्ट। क्या कहते हैं, ब्रिकेट टेस्ट। अगर हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, ब्रिकेट मोल्ड लेते हैं और ज़्यादा नंबर में लेते हैं। 12 नंबर, मतलब मैंने उसी मोल्ड के कितने नंबर लिए, 6 नंबर ले लिए या 12 नंबर ले, ज़्यादा लेता हूँ। मतलब उसमें क्या था, एक ही मोल्ड ले रहा हूँ, बट इसमें क्या करता हूँ, ज़्यादा मोल्ड इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसमें जो अनसर्टनिटी है बहुत ज़्यादा होती है। जो टेस्टिंग की अनसर्टनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम ज़्यादा मोल्ड इसमें लेते हैं और उस पर बार बार टेस्टिंग करते हैं। तो करते क्या हम, वो सेम, मैं थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ। सेम वैसे ही सीमेंट लेंगे 1:3 की रेशो में, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर। बट जब वाटर ऐड करेंगे तो उसमें क्या था, उसमें देखो इसमें चेंज है थोड़ा सा, मैं दिखाता हूं आपको, ये लिखा मैंने, ठीक है। उसमें क्या था, P/4 + 3 था, इसमें क्या हो गया, P/5 + 2.5। दूसरा ऑब्जेक्टिव, पहला 10:15, दूसरा ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और फिल्ड करते हैं ब्रिकेट मोल्ड में। जब उसको मोल्ड के अंदर फिल कर दिया, उसके बाद ऊपर से उसकी सरफेस को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, ट्रॉवल वगैरह से या किसी भी से भी क्या करते हैं, ऊपर की सरफेस को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद क्या किया, उसको निकालने के बाद वापस अगेन यूटीएम मशीन में रखा और ऊपर से क्या किया, लोड को अप्लाई किया। लोड को जब मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, मैं उस लोड को मेजर करूंगा जिस लोड पे वो क्या कर रहा है, अपना फेलियर शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम मैंने आपको बता दी। इस डायग्राम से वो कुछ नहीं पूछता है, बट मैंने आपको ऐसे बता दी, इस तरह से होते हैं apparatus, ब्रिकेट apparatus। और इसका जो एक क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है, वो इसका सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है इसका, तो वो याद रखना 645 mm², ठीक है, 645 mm²। अब क्या है, मैंने इस apparatus पे क्या किया, मोल्ड को फिल्ड करके लोड लगाया। अब जो लोड मैं ऊपर लगा रहा हूं, मुझे क्या करना, उस लोड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एरिया तो मुझे पता है, एरिया पूछ देता है 6.45 सेंटीमीटर² या 645 mm²। तो उस एरिया से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाता है। अब ऐसे मैंने थोड़े पॉइंट्स कुछ इसमें बताए हैं, उसको देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए हम इसको मोल्ड में रखते हैं। जो मैंने जो सीमेंट पेस्ट बनाया, मिक्सचर बनाया, उसको मोल्ड के अंदर कितने देर तक रखते हैं, उसको हम 24 घंटे तक रखते हैं। टेम्परेचर कितना होगा, ये टेम्परेचर सेम है, अब मैंने इसमें लिखा दिया ना, ये सेम टेम्परेचर है, किसमें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में। ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 90%, ये भी पूछ लेता है कई बार। अब वो पूछता है कि मैंने लिखा 6 ब्रिकेट्स, अब ये पूछ सकता है वो कि मिनिमम कितने लेने होते हैं, 6 ब्रिकेट्स तो हम लेते हैं, ठीक है, 6 ब्रिकेट्स। और लेने के बाद उनका एवरेज निकाला जाता है, एवरेज स्ट्रेंथ निकाली जाती है। मतलब मैंने एक ब्रिकेट लिया, उसकी स्ट्रेंथ निकाली, सेकंड थर्ड, उसका क्या कर दिया, एवरेज तो पता ही होगा कैसे निकालते हैं। अब लोड कितना लगा रहे हैं इसमें, 0.7 Nm/mm² इन 12 सेकेंड। अगर 12 सेकंड में 0.7 Nm/mm² है, तो मिनट की बात करेंगे तो लगभग अराउंड 3 Nm/mm² पर मिनट, ठीक है, 3 Nm/mm² पर मिनट, ऐसे भी पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव में वो। तो अब ये इसकी डायग्राम आ गई। और अब इसमें वो पूछता है कि ओपीसी की 3 डे स्ट्रेंथ, किसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, 2 Nm/mm²। ये भी एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अगला आ गया 7 डे स्ट्रेंथ कितनी होती है, 2.5 Nm/mm², ठीक है। तो ये हो गया अपने पास टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंज है उसमें, जैसे वैल्यूज का चेंज है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब नेक्स्ट टेस्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट अपने पास कौन सा आता है, साउंडनेस टेस्ट। कौन सा आता है, साउंडनेस टेस्ट। 4 टेस्ट हमने कर चुके हैं, अब नेक्स्ट टेस्ट पे हम जाएंगे। उसका नाम क्या है नेक्स्ट टेस्ट का, साउंडनेस टेस्ट। आज हम टेस्ट वाला टॉपिक सारा खत्म कर देंगे। क्या करेंगे, टेस्ट वाला टॉपिक सारा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगला, सो गाइस नेक्स्ट टेस्ट अपने पास आता है साउंडनेस टेस्ट। अब जैसे कि अब आपने जब कंपोजिशन ऑफ सीमेंट पढ़ा था तो उसमें साउंडनेस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। साउंडनेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि साउंडनेस होता क्या है। अब जब सीमेंट हमारा सेट हो जाता है उसके बाद अपनी शेप, अपनी जो वॉल्यूम है उसको क्या इंक्रीज कर रहा है आफ्टर सेटिंग, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वो कितना इंक्रीज कर रहा है, कुछ इतना तो नहीं कर रहा, कुछ ज्यादा ही तो नहीं इंक्रीज कर रहा, वो सब हम चेक करेंगे साउंडनेस टेस्ट में। तो पहले मुझे एक बात बता दो जल्दी से बच्चा, बोर्ड को नहीं देखना है, बस मुझे एक बात बतानी। जब मैंने कंपोजिशन ऑफ सीमेंट करवाया था आपको, तो उसमें बताया था आपको कि किस में साउंडनेस, कौन सी ऐसी टेस्ट है, कौन से ऐसा कंपोजिशन का जो पार्ट है, जो कंपोजिशन कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से साउंडनेस पे इफेक्ट आता है। अभी एसएससी जेई में जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ उसमें भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था, उसने ये पूछा था कि साउंडनेस किसकी वजह से होती है,
साउंडनेस, अगर सीमेंट अनसाउंड है, साउंडनेस है, तो वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन में दे दिया लाइम, ऑप्शन में दे दिया होगा सब इंग्रेडिएंट, तो उसमें से आपको बताना था। तो इजी क्वेश्चन था। तो अभी आपको बताऊंगा जल्दी से कि साउंडनेस 3 चीजों से होती है। एक अपने पास आता है क्या? लाइम, दूसरा अपने पास आता है मैग्नीशिया, थर्ड अपने पास आता है सल्फर। तो लाइम और मैग्नीशिया के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सल्फर के लिए अभी तक कोई टेस्ट डिजाइन नहीं किया गया है। सल्फर की साउंडनेस को हम अभी तक नहीं निकाल पाए क्योंकि वो बहुत ही कम भी होती है, ठीक है। तो अगर हम साउंडनेस की बात करें, टू डिटेक्ट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग, मैंने आपको बताया साउंडनेस का दिमाग में आएगा, कोई पूछ ले दिमाग में तो याद रखना चेंज इन क्या? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। सेटिंग होने के बाद क्या सीमेंट में चेंज आ रहा है। अब मैंने आपको बताया अनसाउंडनेस कम्स ड्यू टू लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर, ठीक है बच्चा। तो अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम हम निकालेंगे, तो पहला ऑब्जेक्टिव इसमें से जो आता है, कौन सा टेस्ट है अनसाउंडनेस निकालने के लिए? तो याद रखना ली चैटलर टेस्ट, ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ली चैटलर टेस्ट क्या है? अनसाउंडनेस निकालता है, बट सिर्फ किसके लिए? सिर्फ लाइम के लिए। ये भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं हो कि मैग्नीशिया की बात करें तो ना, अब किसके लिए? सिर्फ लाइम के लिए। अब वो कह रहा है कि मैं बताता हूं, पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या करना है, सीमेंट का कुछ अमाउंट लेना, 100 ग्राम ऑफ मैंने सीमेंट लिया, उसको गॉज करना है, मतलब उसमें पानी डालना है, कितना? 0.78 पी। अब वो पी क्या है? ये वही है, वो जो पी परसेंटेज ऑफ वाटर जो चाहिए होता है हमें क्या बनाने के लिए? सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए। किसके लिए? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0.78 पी प्लस 100 ग्राम क्या लिया? सीमेंट लिया, उसको क्या किया? मिक्स करके गॉज करके अच्छे से उसकी क्या बना दी? पेस्ट बना दी। फिर मैंने क्या किया, उसको किस में रखा? मैंने उसको किस में रखा? एक स्प्लिट स्पून सिलेंडर लिया, स्प्लिट सिलेंडर, सपोज मेरा ये सिलेंडर है, मैंने इसके अंदर फिल कर दिया, ऐसे राउंड होगा, राउंड शेप में, ठीक है। मैंने इसमें फिल कर दिया, फिल करने के ऊपर से भी क्या रख दिया? इसके ऊपर ग्लास, शीशे का गिलास रख दिया, ग्लास प्लेट, नीचे भी क्या रख दिया? ग्लास प्लेट रख दिया। और इसकी आर्म्स हैं, 2 बाजुएं हैं इसकी, ऐसे 2 बाजू है इसकी, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, अगर ये थोड़ा सा भी एक्सपैंड हुआ ना, इसकी बाजू भी क्या, इंडिकेटर आर्म्स भी क्या करेंगी? फुल जाएंगी, खुल जाएंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, डालने के बाद इसको क्या किया, टेम्परेचर को अच्छे से इंक्रीज किया, 24 घंटे के लिए रखा, और टेम्परेचर 27 से 32 डिग्री के टेम्परेचर में 24 घंटे के लिए इसको रख दिया। रखने के बाद क्या किया, मैंने पानी में डाला, वही पानी में डाल के रखा, ठीक है। उसका क्या किया, नेक्स्ट मैंने क्या, उसी पानी में अगेन मैंने रिपीट किया। रिपीट करने के बाद क्या किया, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक ले गया, मैं बॉइलिंग पॉइंट तक ले गया। अब बॉइलिंग पॉइंट तक लेने के लिए कितने मिनट तक रखा मैंने, 25 से 30 मिनट तक मैंने क्या किया, 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले गया, और नेक्स्ट 3 घंटे के लिए उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ही रखा। उसके बाद मैंने उसकी आर्म्स को मेजर कर दिया। पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डाला सिलेंडर में, उसके बाद पानी में डाल, सपोज पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद उसको 24 घंटे, कितने, 24 घंटे 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको 24 घंटे मैंने क्या कर दिया, रख दिया। फिर उसको निकाला, निकालने के बाद उसकी निकालने के बाद उसकी जो आर्म्स है ना, उसको मेजर किया। सपोज उसकी आर्म्स आई मेरे पास x डिस्टेंस, स्केल से मेजर कर लिया, x आई। फिर मैंने क्या किया, फिर डाला पानी में, अगेन उसके बॉइलिंग पानी को मैंने क्या किया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फिर निकाला, निकालने के बाद मेजर किया। अब जो मैंने पहले डायमेंशन ली थी और जो बाद में ली थी, उनका जब मैं डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी कितनी एक्सपेंशन हुई है। तो मैं आता हूं फिर से थ्योरी पे। वो कह रहा है मेजर्ड बाय ली चैटलर टेस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट सिलेंडर ऑफ डाया एंड हाइट ऑफ 30 mm एंड इंडिकेटर आर्म्स ऑफ 165 mm। ऑब्जेक्टिव, इंडिकेटर आर्म्स की लेंथ पूछ लेता है वो, इंडिकेटर आर्म्स की लेंथ, इंडिकेटर आर्म मतलब क्या, बाजू, उसकी 2 बाजू। अब ये है ना, ये खुलेगी, ज्यादा खुल गई तो मतलब एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। ये बाजू इंडिकेटर आर्म्स प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड, एक नहीं है, 2 बाजू हैं, 2 है, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑन आइदर आर्म। अब हमने क्या किया, 100 ग्राम ऑफ सीमेंट लिया, उसको क्या किया, गॉज किया 0.78 पी से। फिर वो सीमेंट है उसको फिल्ड किया किसमें, स्प्लिट सिलेंडर में, कवर्ड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम विद ग्लास प्लेट्स। क्या किया, जो टॉप एंड बॉटम से उसको कौन सी प्लेट में कवर किया, ग्लास प्लेट। मैंने आपको बता दिया, यहां तक आपको समझ आ गया। देखो ये आपके सामने डायग्राम बनाई है, ये मेरा क्या है, स्प्लिट सिलेंडर है। ऊपर मैंने क्या किया, इसको ग्लास से क्या कर दिया, कवर कर दिया। इसके बीच में क्या डाल दिया मैंने, जो सीमेंट है वो उसके बीच में डाल दिया है। ये इसकी क्या है, इंडिकेटर आर्म्स है। यहां तक समझ, कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल आगे बढ़े। मैंने क्या किया, पानी में डाल दिया, इमर्स्ड इन वाटर,
पानी में डाल दिया, कितने टेम्परेचर पे, 27 टू 32 डिग्री टेम्परेचर के, कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने क्या किया, पानी से निकाल दिया, रिमूव्ड फ्रॉम वाटर टू एंड चेक द डायमेंशन। अब मैंने पानी से डाला फिर निकाला 24 घंटे बाद, फिर उसकी जो आर्म्स है, इंडिकेटर आर्म्स, उनकी डायमेंशंस को क्या किया, चेक किया, उसको क्या मान लिया, एक्स। सपोज कुछ भी आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, mm जितनी भी है उसको मैंने मान लिया एक्स। फिर क्या किया, अगेन रिपीट, किसको, पानी में डाला, उसको पानी में अगेन डाला, रिपीट विद इंक्रीज। अब मैंने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट फॉर 25 टू 30 मिनट, 25 से 30 मिनट, और नेक्स्ट 3 आवर्स तक मैंने ऐसे ही रखा, नेक्स्ट 3 आवर्स तक उसको ऐसे ही रखा। उसके बाद फिर जब करने के बाद मैंने क्या किया, निकाल दिया, निकालने के बाद फिर क्या किया, मेजर किया, किसको, इंडिकेटर आर्म्स को, जो उसकी बाजू थी उसको मेजर किया। लेट पहले क्या आया था, एक्स आया था, बाद में कितना आया, वाई आया। तो अब जल्दी से बच्चा बता दो कि इसकी एक्सपेंशन कितनी होगी, वाई माइनस एक्स, जो बाद में आई उसमें से माइनस करूंगा पहले वाली को, तो मेरे को पता लग जाएगा इसकी एक्सपेंशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब ओपीसी के लिए कहता है भैया 10 mm से ज्यादा एक्सपेंशन होगी तो मतलब ये क्या है, अनसाउंड है। अगर 10 mm से ज्यादा होगी तो मतलब क्या है, अनसाउंड है। तो ये आपका कौन सा टेस्ट आ गया बच्चा, ये आ गया साउंडनेस टेस्ट। अब साउंडनेस टेस्ट में ये कौन सा था, अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम। अब हम पढ़ेंगे अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया। नेक्स्ट अपने पास आता है अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया, ठीक है। अब ये जो अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया है, ये टेस्ट होता है, इसको टेस्ट को कहते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट। मतलब अगर आपसे कोई पूछे अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया जो हम टेस्ट करना हो तो किससे करते हैं, ऑटोक्लेव टेस्ट। बट एक चीज उसने और बोली है, उससे बोला है कि अनसाउंडनेस लाइम और मैग्नीशिया दोनों हम ऑटोक्लेव से कर सकते हैं, दोनों हम किससे कर सकते हैं, ऑटोक्लेव से कर सकते हैं। बट ली चैटलर सिर्फ क्या करता है, लाइम की टेस्टिंग करता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इसमें करते क्या है, हमने क्या करना है, एक मोल्ड लेना है, मोल्ड की जो डायमेंशन है 25 इंटू 25 इंटू 282 mm, ठीक है, ये डायमेंशन है। इसमें क्या करना है, लीन सीमेंट डालना है। सीमेंट डालने के बाद इसको ऑटोक्लेव में रखना है, ठीक है, ऑटोक्लेव मशीन में रखना है। रखने के बाद इस पर क्या करना है, स्टीम प्रेशर अप्लाई करना है। स्टीम प्रेशर अप्लाई करना है ताकि हमारा जो गॉज प्रेशर है वो 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंच जाए। कितने घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सपोज ये मेरा क्या है, ये मेरा साइज बता दिया मैंने क्यूब का, जो साइज बताया इसको रख दिया ऑटोक्लेव में। अब मैंने स्टीम प्रोवाइड की, क्या की, स्टीम प्रेशर प्रोवाइड किया, क्या की, स्टीम यहां से पास ऑन की, स्टीम प्रेशर इस पे लगाया। अब जैसे मैंने इस पे स्टीम प्रेशर लगाया तो स्टीम प्रेशर लगाया तो इसका गॉज प्रेशर इंक्रीज हो गया। गॉज प्रेशर कितना, 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंच गया। अटेन करना 1 घंटे के अंदर, मुझे इतना स्टीम प्रेशर को बढ़ाना है। स्टीम प्रेशर बढ़ाते रहना कहां तक, जब तक इसका गॉज प्रेशर कितना हो जाए 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने घंटे में, 1 घंटे के लिए। उसके बाद उस चीज को सेम कब तक रखना है, उसको चीज को सेम कब तक रखना है, 3 घंटे तक के लिए इसको मेंटेन करके रखना है। अब मैंने क्या किया, पहले मेरे को साइज पता है। सपोज जो पहले वाला साइज है मेरे पास वो क्या है, वो है x। पहले वाला साइज क्या है, मैं ऐसे बताता हूं। सपोज ये मेरा पहले वाला साइज है x, ठीक है, ये मेरा पहले वाला साइज है x। अब प्रेशर अप्लाई करने के बाद, प्रेशर अप्लाई करने के बाद इसका साइज आ रहा है y। मतलब साइज में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब चेंज कितना होगा, अगर मुझे चेंज निकालना है परसेंटेज में तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। तो याद रखना जो अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया वो किस में निकलता है, परसेंटेज में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव, इसमें से एक आता है, एक आती है इसकी डायमेंशन। दूसरा आता है कि वो पूछता है अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया किसके कारण होता है। तीसरा आता है ओपीसी के लिए पूछता है कि अगर ओपीसी की बात करें तो साइज ऑफ एनी साइड शुड नॉट एक्सीड 0.8%। मतलब इसकी कोई भी साइड जो मेरे मोल्ड है इसकी कोई भी साइड 0.8% से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। कितनी, 0.8% से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है गाइज। तो ये अपना आ गया साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट टेस्ट की बढ़ेंगे, ये आपका लास्ट टेस्ट है। सो गाइज नेक्स्ट टेस्ट अपने पास आता है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये कुछ केमिकल कंपोजिशन, मतलब जो सीमेंट की कंपोजिशन है वो कितने % से कम होनी चाहिए, क्या क्या इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ लॉस इन बहुत सारी वैल्यूज हैं। इसको आपने सीधे डायरेक्ट लर्न करना है क्योंकि ये डायरेक्ट हिट आपका क्वेश्चन में आता है। पहला है द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड इज नोन एज लाइम सैचुरेशन फैक्टर। तो अब ये कुछ इन्होंने
फॉर्मूले के बेस में बताया है कि 1.02 से ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए, क्या ये रेशो, और 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट इसका ये है एल्यूमिना अपॉन आयरन ऑक्साइड, द परसेंटेज ऑफ द रेशियो ऑफ एल्यूमिना अपॉन द रेशियो ऑफ एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड शैल नॉट बी लेस देन 0.6। ये भी एक ऑब्जेक्टिव के बेस में आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है, वो पूछता है वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेजिड्यू। इनसॉल्युबल रेजिड्यूज जो प्रेजेंट होंगे वो किससे परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4%। 4% से ज्यादा रेजिड्यूज में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मैग्नीशिया, जो मैंने आपको कंपोजिशन में बताया था मैग्नीशिया, वो कह रहा है 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैग्नीशिया, शैल नॉट बी मोर देन 6%। आगे आता है लॉस ऑन इग्निशन। इग्निशन मतलब कि उसका जो लॉस है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से ज्यादा, शैल नॉट बी मोर देन 5%। तो ये कुछ वैल्यूज थी जो मैंने आपको बताई। अब वैसे 2 टेस्ट और करवाऊंगा मैं आपको, एक हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट और एक अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, जो आपको कहीं नहीं करवाए जाएंगे। ये जस्ट आपको मैं ओवरव्यू दूंगा और उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट जो टेस्ट अपने पास आता है वो है अपने पास हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। और आज हमारा जो टेस्ट ऑफ सीमेंट्स है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट है, ये कुछ ऐसे करवाया नहीं जाता, बट मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछ सकता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट किससे मेजर किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कैलोरीमीटर। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितनी हीट की इवोल्यूशन हो रही है, कितनी हीट बाहर निकल रही है, वो मुझे कैसे पता लगेगा। मैंने क्या किया, 60 ग्राम ऑफ सीमेंट लिया, उसको 24 ml ऑफ वाटर में साथ क्या किया, मिक्स किया, और 4 मिनट तक क्या किया, 4 मिनट के अंदर अंदर उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और टेम्परेचर कितना रखा, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये मिक्सचर बनाने के बाद मैंने ग्लास लिया, कुछ कितने साइज का, 100 mm इंटू 20 mm का क्या लिया, ग्लास लिया, उसके अंदर क्या किया, डाल दिया, क्या किया, ये ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर ये मिक्सचर मैंने डाल दिया। उस ग्लास ट्यूब को मैंने ऊपर से बंद कर दिया, सील कर दिया, किससे, वैक्स से सील कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसको स्टोर कर दिया, बंद करने के बाद उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। स्टोर किया कितने टेम्परेचर पे, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद मैंने क्या किया, कैलोरीमीटर से उसकी क्या की, चेक की कि कितनी हीट वो बाहर को निकाल रहा है। वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कैलोरीमीटर। वहां से मुझे पता लग जाएगा कि मेरा ये सीमेंट कितनी हीट निकाल रहा है। अब मैंने आपको बताया हुआ है हीट ऑफ एवोल्यूशन, जब मैंने कंपोजिशन बताई थी, बॉगी कंपाउंड बताए थे कितनी हीट निकालता है, ठीक है, वो सब मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया आपका ये टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। जल्दी से बता दो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट होता है 3.15। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है और मैंने आपको करवा भी चुका हूं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो टेस्ट है, पहला ऑब्जेक्टिव जो इसमें पूछता है कि कौन सी फ्लास्क यूज होती है, तो ली चैटलर फ्लास्क। अब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। साउंडनेस टेस्ट किससे होता है, साउंडनेस टेस्ट किसमें होता है, ली चैटलर, क्या, ली चैटलर टेस्ट। अगर फ्लास्क की बात करेगा, अगर ली चैटलर के आगे फ्लास्क लगाया होगा तो वो किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है। अगर सिर्फ ली चैटलर की बात करेगा, सिर्फ ली चैटलर की बात, याद रखना वो कौन सा टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट है। तो इसमें क्या करते हैं, इस फ्लास्क के अंदर मैं क्या करूंगा, ये फ्लास्क कुछ इस तरह से होती है, ये इस तरह से कुछ फ्लास्क होती है। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर केरोसिन डाल दूंगा। वो केरोसिन डालूंगा जो फ्री ऑफ वाटर, वाटर के बिना बिल्कुल प्योर केरोसिन डाल दूंगा, या फिर नैप्था डाल दूंगा। ये सोल्यूशन को क्या करूंगा, इस ग्लास को इस सोल्यूशन से क्या करूंगा, फिल कर दूंगा। फिल करूंगा कितना, बिटवीन 0 to 1 ml, मतलब 1 ml के मार्क तक इसका मेजरमेंट, यहाँ पे स्केल लगा होता है ना फ्लास्क में, वहां तक इसको क्या करूंगा, फिल कर लूंगा। फिल करने के बाद उस पर क्या डालूंगा, मैं फ्लास्क को इमर्ज करूंगा कांस्टेंट टेम्परेचर, पानी के अंदर उसको डाल दूंगा, पानी के अंदर डाल लूंगा और उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड कर लूंगा। मैंने क्या किया, फ्लास्क में डाला केरोसिन, ठीक है, या फिर नैप्था, उसको पानी के अंदर डाल दिया, फिर उसकी रीडिंग को क्या किया, मेजर किया। अब जो रीडिंग मैंने मेजर की उसका क्या नाम डाला, एक्स, उसको क्या कर दिया, एक्स कर दिया। फिर क्या किया मैंने, कुछ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लिया, पहले से ही वेट करके क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लिया, उसको भी किस में डाला, इस फ्लास्क के अंदर डाल दिया। टेम्परेचर सेम है, कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर सेम है। डालने के बाद मैंने क्या कर दिया, ऊपर से उसको स्टॉपर लगा दिया, मतलब बंद कर दिया। ऊपर से स्टॉपर मतलब इधर से क्या किया, इसको बंद कर दिया। बंद करने का थोड़ा सा इंक्लाइंड किया, थोड़ा सा हिला दिया, ताकि उसमें क्या ना बने, बबल्स ना बने। हिलाने के बाद मैंने क्या किया, फिर उस फ्लास्क को वापस
पानी में इमर्स कर दिया। इमर्स करने के बाद उसकी रीडिंग को क्या किया, मेजर किया। रीडिंग आई मेरे पास y। तो अब जो डिफरेंस है y माइनस एक्स, वो क्या है, y माइनस एक्स क्या है, वो डिफरेंस है जिसने क्या किया, उस लिक्विड को, उस केरोसिन को डिस्प्लेस किया। अब आप एग्जांपल ले लो, सपोज मैंने पानी डाला, पानी में जब मैं कोई मिट्टी डाल रहा हूं, सीमेंट में कुछ भी डाल रहा हूं या कुछ अपना हाथ ही डाल रहा हूं, तो वो क्या कर रहा है, मेरा हाथ क्या कर रहा है, उस एरिया क्या कर रहा है, उस वॉल्यूम को क्या कर रहा है, पानी के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करके निकाल रहा है। तो मेरे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर आ जाएगा, जो मेरे हाथ का जितना क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो अब वो क्या किया, y माइनस एक्स मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी होती है, इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ सीमेंट, जो मैंने वेट लिया था सीमेंट का, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस, किसका, कौन से लिक्विड का, डिस्प्लेस लिक्विड का। उसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर से सुन लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सीमेंट की, 3.15। किस में मेजर की जाती है, किस फ्लास्क के नाम में, फ्लास्क का नाम है ली चैटलेट फ्लास्क। तो होप गाइज आपको ये जो टेस्ट ऑफ सीमेंट है अच्छे से समझ आया हो। तो अभी यहां तक ही करेंगे, आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। तो इस वीडियो क्या करना है, लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।